नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, अगर आप खबरों की बात करते हैं तो हम आपको ये बता दें कि रेणुका चौधरी कांग्रेस की रुकन राज्यसभा है और हालिया अरसे के दौरान उनके काफ़ी चर्चे रहे हैं। मीडिया में उनका बहुत जिक्र किया गया। बीजेपी वाले उन पर बहुत चिरागपा हो गए, बरहम हो गए, बौखलाहट का शिकार होकर अजीब व गरीब बातें भी करने लगे। और बीजेपी तर्जुमान शहजाद पूनावाला का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने क्या कहा हम आपको बाद में बताएंगे। तो बहरहाल हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि ये ताज़ा खबर नहीं है कि रेणुका चौधरी कुत्ता लेकर पार्लियामेंट पहुंच गई, बल्कि आपको बता दें कि ताज़ा खबर से ये गैर मामूली ताल्लुक़ रखती है। मिसाल के तौर पर जो रेणुका चौधरी ने रिमार्क किया था कि कुत्ता ये बिल्कुल वफादार जानवर है, बिल्कुल मासूम जानवर है, यानी भोला भाला जानवर है और ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता या किसी को काटता नहीं है, और जो काटते हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। इस तरह की बात उन्होंने की थी। तो हर रोज़ हम पार्लियामेंट में काटने वालों की बात करने की बजाय आज चाहते हैं कि इंसाफ की तरफ भी ले जाएं और अदालतें जो गफलत का मुजाहरा कर रही हैं उस बारे में भी आपको बताएं, क्योंकि समाजी जहदकारों का और ऐसे लोग जो अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं, काट रहे हैं और कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसमें शर्जील इमाम है, जिसमें उमर खालिद है, जिसमें आपको बता दूं कि कम अज़ कम 10 मुस्लिम तलबा जहदकार हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर और सिर्फ इस बुनियाद पर फंसाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि उनके रिश्तेदार कहते हैं कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ इज़हार ख्याल कर रहे थे, हुकूमत पर तनक़ीद कर रहे थे, हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बना रहे थे। तो बहरहाल अब इस सिलसिले में आपको बता दें कि उन लोगों के लिए आवाज़ उठाना भी बहुत ज़रूरी है और ये अपने नाकर्दा गुनाह की वजह से जेलों में बंद कर दिए गए हैं। 5 साल कोई बंद है, 3 साल से कोई बंद है। उमर खालिद की अगर बात करते हैं तो आप देखिए कि अब उमर खालिद JNU के साबिक़ स्टूडेंट लीडर है और वहाँ से उन्होंने PhD भी किया है और अपने ख्यालात के लिए यानी आज़ादाना ख्यालात के लिए वो शोहरत रखते हैं। अब उनके बहन की शादी है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट हो या फिर दूसरी जो अदालतें हैं उनको कुछ ख्याल आया, कुछ हमदर्दी पैदा हुई और उन्हें हो सकता है कि ऐसे जिम्मेदारी हुआ होगा कि उन्होंने उमर खालिद के लिए 2 हफ्तों की उबूरी ज़मानत मंजूर की है। उमर खालिद ने किसी का रेप नहीं किया, उमर खालिद ने किसी का कत्ल नहीं किया, उमर खालिद ने देश से गद्दारी नहीं की या जासूसी नहीं की, फिर इसके बावजूद भी वो जेल में बंद रखे गए हैं और उन पर इल्ज़ाम यह आयद किया गया है कि दिल्ली फसादात की साजिश रचने में वो शामिल थे। इस तरह की बात की गई है। गुजरात फसादात की साजिश किसने रची है ये दुनिया को मालूम है, उसके बावजूद भी उन्हें कोई सज़ा नहीं हुई, बाइज़्ज़त बरी कर दिए गए, क्लीन चिट दे दी गई। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कानून का भी जो दोहरापन या दोगलापन जो है वो जाहिर हो रहा है। क्या सिर्फ कानून और इंसाफ से महरूम रखना सिर्फ मुसलमानों का के लिए है, ये एक सवाल भी किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अर्नब गोस्वामी पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं, 1 दिन के अंदर ज़मानत मिल जाती है और उमर खालिद और शर्जील इमाम और दूसरे जो मुस्लिम स्टूडेंट जहदकार है वो जेलों में सड़ रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि उमर खालिद को उनकी बहन की शादी के नतीजे में 2 हफ्तों की उबूरी ज़मानत दे दी गई है। 16 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक वो ज़मानत पर रिहा होंगे, लेकिन ये कंडीशनल बेल है। उबूरी ज़मानत जो है वो मशरूत है और उनसे कहा गया है कि आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, यानी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही किसी से राब्ते में रहेंगे मीडिया के लोगों से। हाँ, आप अपने रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब से बात कर सकते हैं, उनसे रब्त पैदा कर सकते हैं और ये भी कहा गया है कि आप जो गवाह हैं इस केस के उनसे भी रब्त पैदा नहीं कर सकते। तो बहरहाल 27 दिसंबर को ये शादी है और इनको मिल रही है 2 हफ्तों की ज़मानत। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो अंदर काटते हैं उनके बारे में नहीं बल्कि ऐसे लोगों के बारे में आपको पहली खबर सुना रहे हैं जो हिंदुस्तान का ज़मीर झंझोड़ रहे हैं, जो अदालतों और दूसरे जो इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहे हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक की तरफ और पूछते हैं कि शर्जील इमाम, उमर खालिद, उनके जो साथियों को गिरफ्तार किया गया, क्या आप क्या समझते हैं कि क्या हकीकत में वो मुल्जिम है, हकीकत में वो मुजरिम है? या सब कोई इल्ज़ामात इनके ऊपर ना साबित हैं, कुछ ने क्या ने दिल्ली गवर्नमेंट की जो है ना गलत रिपोर्ट, पुलिस की जो रिपोर्ट आई उस बेस पे जिन्हें
UIPA की जो है ना उनके ऊपर एक्ट लगाया गया है। हालांकि टेररिस्ट जो होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, बताइए जो है ना। जी नहीं, यहाँ पे क्लियरली जो है ना अदालतों का दोहरा मैार यहाँ पे नजर आता है बराबर से जो है ना। यानी खाली जो है ना अटॉर्नी जो बोल दिया बस उस पर जो है ना आप फैसले देते जा रहे हैं। आप आपका काम है दूसरा जो फरीक है उससे भी बात सुने ना, उनकी बात क्यों नहीं। हालांकि लॉयर्स लड़े उनके लिए, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जाती, एक तरफा तौर पे हालांकि दलाइल दिए जा रहे हैं, दलाइल सब कुछ मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं कि जो है ना कि आप सोचिए, आप जो है ना 25 आदमी जल के मर गया, निकल के सुकून से वो आदमी चले जाता है थाईलैंड को जो है ना, फिर उसे लाया जा रहा है। जी हाँ, तो बताइए आप, मतलब एक ऐसे ऐसे कानून के लूपहोल्स है तो उनको पकड़ा नहीं जाता। यहाँ पे कुछ भी नहीं करके खाली तकरीर करते हैं वो लोग, तो उनको गिरफ्तार करके अंदर डाल दे। हालांकि जो दिल्ली में जो फिसादात हुए थे उसके कोई और हैं, उसके जो इन्हें उसके पीछे जो बाज़ाब्ता साजिश हुई थी कोई और है, लेकिन ये इनका क्या कसूर। ये तो स्टूडेंट लीडर है, खाली तकरीर के बेस पे आप किसी को जो है ना अंदर डाल देंगे जेल के पीछे जो है ना। जी जी जी। तो ये बिल्कुल दोहरा म्यार हम इसको कह सकते हैं रियाज साहब, बिल्कुल इसमें कुछ भी यानी वजन है ही नहीं उनके केस में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, चलिए ये तो रहती है उमर खालिद की बात, लेकिन हम रियासत तेलंगाना की बात करते हैं। रियासत तेलंगाना में ग्राम पंचायतों के इंतखाबात हो रहे हैं, वार्ड्स के इंतखाबात हो रहे हैं और सरपंचों के इंतखाबात हो रहे हैं। और इस सिलसिले में आपको बता दें कि आज पहले मरहले के तहत रायदही का इनेकाद अमल में आया है। और पहले मरहले के तहत आपको बता दूँ कि 3834 सरपंचों और जो वार्ड मेंबर्स है तकरीबन 27,628 वार्ड मेंबर्स के लिए वार्ड्स के लिए इंतखाबात अमल में आए। और इसके लिए आपको बता दूं कि सरपंचों के जो ओहदे हैं 3834, उन ओहदों के लिए 12,960 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि 400 के करीब उम्मीदवारों का इत्तेफाक आरा यानी मुतफ़िक़ा तौर पर इंतखाब अमल में आया। कहीं पर ऑक्शन भी किए गए ओहदे। तो दूसरी तरफ आपको बता दूं कि वार्ड्स जो हैं 27,625 वार्ड्स हैं, उसके लिए 65,455 उम्मीदवारों ने मुकाबला किया। रायदही भी हो चुकी है। और कहीं से ख़ास तौर पर आप नलगुंडा की बात करेंगे या फिर सूर्यापेट की बात करेंगे, वहाँ पर कांग्रेस और BRS जो कारकुन हैं उनके दरमियान झड़पों की इतलात मिली हैं। और बहैसियत मजमूई पुरअमन रहा है पहला मरहला। 14 दिसंबर को आखिरी मरहला होगा। 3 मरहलों में इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि जिस अंदाज में ये इंतखाबात हुए हैं, इससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो ताईद या हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो पूरी तरह कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि कामराडी के करीब एक तांडा है, उस तांडे वालों ने इन इंतखाबात का बैकआउट किया है। ये भी कहा जा रहा है क्योंकि उनके जो मुतालबात थे और जो बुनियादी सहूलतों का वो मुतालबा कर रहे थे, उन मुतालबात को पूरा नहीं किया गया, वादों की तकमील नहीं की गई। ऐसे में इन लोगों ने इन इंतखाबात का बैकआउट किया है। तो आप क्या समझते हैं कि दूसरा और तीसरे मरहले में भी कांग्रेस उम्मीदवार कामयाब होंगे, क्योंकि अब कुछ देर के बाद नताइज भी जारी कर दिए जाएंगे? अच्छा, मेरे ख्याल से रियाज साहब ये कांग्रेस के लिए लिटमस टेस्ट के बराबर है। जी जी। इनकी जो भी 2 साल की जो कारकर्दगी है वो सब उसमें दिख के आ जाएगी कि लोग कितना जो है ना लाइक कर रहे हैं। ख़ासतौर पे देही बेसिस पे वहाँ जो तरक्यात हुए हैं उसके लिए जो है ना आवाम किस तरह से खुश है, किस तरह राज़ी हैं, वो आपको इसके रिज़ल्ट से मालूम हो जाएगा। क्योंकि इसमें तो कोई आप धांधलियों की तो कोई आप इसमें इजाज़त दे सकते हैं ना इल्ज़ाम लगा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल यानी छोटे लेवल पे इलेक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो है ना बिल्कुल आपको मालूम हो जाएगा कि कौन कितने पानी में कितने आप काम किए हैं जब से आपकी हुकूमत बनी है। यहाँ पे पूरा दिख के आ जाएगा रिजल्ट। जी जी जी। बहरहाल एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह पार्लियामेंट की कार्रवाई हो रही है, लेकिन हम आपको पार्लियामेंट के बारे में बताते हैं कि आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो दिल्ली में है, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस पहुंचकर सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। और उन्हें ये बताया कि किस तरह 8 और 9 दिसंबर को रियासत तेलंगाना की फ्यूचर सिटी में जो है तेलंगाना राइजिंग तेलंगाना ग्लोबल समिट का इनेकाद अमल में आया, कामयाब इनेकाद अमल में आया। तकरीबन 5,75,000 करोड़ के जो सरमायाकारी है उन सरमायाकारी से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ याददाश्त मुफ़ाहमत पर दस्तखतें हुई हैं, यानी माहिदात भी तय पाए हैं। उन्होंने ये बताया और ये भी बताया कि 13 दिसंबर को यानी डे आफ्टर टुमारो हैदराबाद में एक मुकाबला होगा, फुटबॉल मैच होगा, दोस्ताना मैच खेला जाएगा, जिसमें मेसी जो फुटबॉल है अर्जेंटीना फुटबॉल की कौमी टीम के कप्तान हैं, और फिर इंटर जो एक मीनिया जो टीम है और उसके भी वो कप्तान है, कैप्टन है। और 38 साल मेसी फुटबॉल की दुनिया में बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, तस्लीम किए जाते हैं। डेगो मैराडोना के जो मुल्क है उससे इनका ताल्लुक़ है। तो बहरहाल मेसी भी हैदराबाद आ रहे हैं और चीफ मिनिस्टर भी
और मेसी के टीमों के दरमियान एक दोस्ताना मैच भी खेला जाएगा। लेकिन अब चीफ मिनिस्टर का एक बयान आया है कि उन्होंने कहा कि भाई इस दौरे का और रियासत तेलंगाना की हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि रियासत की एक मशहूर मारूफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस मेसी को दावत दी है, मेसी के दौरे का एहतमाम किया है, इस तरह की बात उन्हें की है। लेकिन चूँकि वो रियासत के चीफ मिनिस्टर है इसलिए उन्हें बहैसियत मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया है। तो लेकिन जो इतलात हमको मिल रही हैं उसके मुताबिक मेसी जो हैं वो हैदराबाद में एक फुटबॉल मैच खेलेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी उस मैच में उतरेंगे, लेकिन 5 मिनट के लिए उतरेंगे। और साथ ही आपको ये बता दूं कि यहाँ के जो मकामी खिलाड़ी हैं उनको कई एक गुर भी सिखाएंगे मेसी। इसके अलावा जो उनका क़याम रहेगा तो ताज फलकनुमा होटल में रहेगा। और दूसरी तरफ 3 रोज़ा ये दौरा है, फिर मुंबई भी जाएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि कोलकाता में उनके प्रोग्राम्स है जहाँ पर हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ जो फुटबॉल टीमें हैं यानी मोहम्मदन और मोहन बगान, वो भी उसका भी दौरा करेंगे। वहाँ पर भी मैच खेला जाएगा। मेसी वहाँ के खिलाड़ियों को भी कुछ गुर सिखाएंगे। लेकिन जहाँ तक हैदराबाद फुटबॉल का सवाल है तो आपको बता दूं कि मोहम्मद शब्बीर अली आपको बताना ये ज़रूरी है कि हिंदुस्तानी फुटबॉल टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं और उनके जाने माने फुटबॉल प्लेयर्स में शुमार होता है। और मोहन बगान हो या मोहम्मदन स्पोर्टिंग हो उससे भी वो वाबस्ता रहे हैं। और ये तो अलग बात है, लेकिन जब ओलंपिक गेम्स हुआ करते थे तो हैदराबाद से कम 8 खिलाड़ियों का इंतखाब अमल में लाया जाता था, जिसमें हैदराबाद पुलिस के मुस्लिम खिलाड़ी वो हुआ करते थे। तो ये हैदराबाद था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो फुटबॉल को अहमियत दी जानी चाहिए थे वो छोड़ दी गई है, बल्कि अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया है। हालांकि फ़ुटबॉल जो होता है मुख्तसर वक्फे के लिए होता है और आप देखेंगे कि उसका जो दौरानिया होता है चंद यानी घंटे का पूरा भी नहीं होता, 1.5 घंटे का होता है, 1 घंटा 1.5 घंटे का, और नताइज भी आ जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में क्रिकेट को ज़बरदस्त फ़रोग़ हासिल हुआ है और फुटबॉल के खिलाड़ी हो या हॉकी के खिलाड़ी हो वो गरीब व गुर्बत का शिकार हैं। बिल्कुल रियाज साहब, बहुत अफसोस की बात है कि जो है ना ये इतने बेहतरीन खेल को फरामोश कर दिया गया है महज पैसे के लिए। पैसा सब में ज़्यादा है, हर खिलाड़ी को मालूम है कि पैसा सब में ज़्यादा क्रिकेट में, लिहाजा सब उसके पीछे भाग रहे हैं। नौजवान तबका भी उसी से मुतासिर है। हालांकि अगर देखें आप हॉकी भी देखें, आप हॉकी तो हमारा नेशनल गेम है ना, कहाँ है बताइए, हॉकी किधर गया बताइए, सिर्फ क्रिकेट को अहमियत दी जाती है जाना। तो ये सब जो है ना सिर्फ पैसे के लिए भाग रहे हैं इसके पीछे, और कोई रीज़न है इसका है ही नहीं। हालांकि बेहतरीन एक से अलग हमारे खिलाड़ी रह चुके हैं, इसके भी हॉकी के भी बताइए आप, हॉकी हो फुटबॉल हो, लेकिन उसको बिल्कुल जो है ना साइडलाइन कर दिया गया रियासत, बिल्कुल जो है ना महज पैसे की खातिर जो है ना, क्योंकि स्पॉन्सर कोई मिल रहा नहीं उसको। जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब मेसी के दौरे के बाद हैदराबाद में फुटबॉल का फ़रोग़ हासिल होगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर खुद एक फ़ुटबॉल खिलाड़ी हैं और फुटबॉल को पसंद करते हैं, फुटबॉल के शायकीन में उनका शुमार होता है। और एक बात अहम है सिद्दीक़ साहब, मेसी जब हैदराबाद आएंगे तो उनकी जो एक फ़ंक्शन रखा गया है ताज फलकनुमा में, और वहाँ पर 100 लोगों को उनके साथ तस्वीर खिंचवाने का मौका फराहम किया जाएगा। ये मुफ्त नहीं होगा बल्कि 10 लाख रुपये उसकी कीमत रखी गई है। अगर आप फ़ोटो लेना चाहते हैं मेसी के साथ तो 10 लाख रुपये आपको अदा करना होगा विथ GST। ये भी एक बात है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। तो बहरहाल हो सकता है ये फ़ोटो जो है वो यादगार साबित हो, और वो फ़ोटो भी फ़र्क होती है, याद रखिए आप। जी हाँ, बिल्कुल उसकी अहमियत होती है, क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जो है ना ये, जी दुनिया के जो है ना मशहूर खिलाड़ी हैं। और वो भी मैं समझता हूँ कि लॉटरी के जरिए जो 100 लोग हैं कुरान अंदाजी के जरिए उनके नाम निकाले जाएंगे। बिल्कुल जी। तो बहरहाल नाज़रीन, अब ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखना ये है कि क्या होता है। लेकिन जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, आपको बता दूं कि हम राहुल गांधी की तरफ भी जाएंगे। अमित शाह की बहस जो भी है राहुल गांधी से, राहुल गांधी ने जो चैलेंज किया है उस बारे में भी आपको खबर से वाकिफ़ करवाएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह मोरक्को में यानी मराकश में 2 इमारतें मुनहदम हो गई, नतीजे में 22 अफराद शहीद और 16 ज़ख्मी हुए हैं, उस बारे में हम आपको वाकिफ़ करवाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड का जो ऐलान किया है उसके तहत कम से कम जो बावखार यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के उन तलबा को हायर करने के लिए कंपनियों को इजाज़त दी है। तो ये इस बारे में भी हम आपको वाकिफ़ करवाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक खबर आ रही है, और मैं यकीन मानिए कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बाप हैं जो अपनी बेटी के बारे में भी अजीब व गरीब बातें करते हैं। यानी उनकी जो फ़िक्र है वो बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब फ़िक्र है, ख़ास तौर पर जो बुलहवसी जिसे कहा जाता है उसका वो शिकार दिखाई देते हैं। अब उन्होंने अपनी प्रेस सेक्रेटरी है, और आपको याद होगा कि बिल क्लिंटन जब सदर के ओहदे पर फायज थे उस वक्त मसले फ़लस्तीन का मसला हल
होता दिखाई दे रहा था, ये मसला जो है हल होता दिखाई दे रहा था, लेकिन नेतन्याहू की जिद हर धर्मी के नतीजे में वो एयरपोर्ट पर ही ठहर गए थे, यानी क्लिंटन। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि जो यहूदी लाबी थी, मोसाद जो खुफिया तंजीम है इसराइल की, उसने क्लिंटन को ब्लैकमेल करने के लिए एक इंटर्न जो है उसे छोड़ा था, मोनिका लेविंस्की। आज मोनिका लेविंस्की के नाम से परफ्यूम्स भी है, आज मोनिका लेविंस्की के नाम से अगर आप देखेंगे तो आइसक्रीम भी है। तो किस तरह लोगों के पर असरअंदाज होते हैं, और ये मोसाद है या खुफिया इसराइली तंजीमें हैं, अमेरिका और अमरीकी अहदेदारों को, अमरीकी सियासतदानों को किस तरह अपने शिकंजे में कसे रखती हैं, आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। तो बहरहाल प्लान की गई थी मोनिका लेविंस्की, और मोनिका लेविंस्की के साथ जिस तरह का यानी खेल खेला गया, यानी क्लिंटन और लेविंस्की की मोहब्बत होती है, फिर आप देखेंगे कि किस तरह के वहाँ एक सेक्स स्कैंडल मंजर आम पर आता है। लेविंस्की उस रात या उन दिनों के जो लिबास होते हैं उन्हें महफूज रखती है, जिस पर आप सीमन के धब्बे पड़े होते हैं तो मादे मनवैया के धब्बे पड़े होते हैं। तो बहरहाल ये लेविंस्की जो है एक यहूदी एजेंट के तौर पर काम करती रही, ये कहा गया है। लेकिन आप ट्रंप की बात करते हैं तो ट्रंप के बारे में आपको बता दूं कि इनके जो दामाद है, इवांका ट्रंप के जो शौहर है वो जेड कुशनर, वो भी यहूदी हैं। और फिर अब ट्रंप को तो फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रंप पहले से ही इसराइल के शिकंजे में फंसे हुए हैं। और आपने देखा कि किस तरह हालिया अरसे के दौरान फ़लस्तीनियों के कत्लेआम, फ़लस्तीनियों की नस्ली तथहीर, फ़लस्तीनियों के सफाए में ट्रंप ने किस तरह इसराइल की मदद की। और उसके बाद सेकेंड नंबर पर हिंदुस्तान का आता है, सेकेंड नंबर जो मोदी हुकूमत ने इसराइल की भरपूर मदद की, ड्रोन्स सप्लाई किए, हैदराबाद में ड्रोन्स तैयार किए गए और फ़लस्तीनियों पर बरसाने के लिए फराहम किए गए। ना हैदराबाद के मुसलमानों ने कोई एहतजाज किया, ना हैदराबाद की पॉलिटिकल पार्टी ने कोई आवाज़ उठाई। तो हम इस कदर बेशरम, बेगरत और बेहिस हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये इसमें जो है ना इसराइल के साथ हिंदुस्तान का भी बराबर का रोल है। एक खबर जो असल है साहब वो सुना रहा था मैं कि ट्रंप ने अपनी खूबसूरत जो प्रेस सेक्रेटरी है उसकी खूबसूरती की इस कदर तारीफ की है, और कहा कि वो कोई इंतहाई खूबसूरत चेहरा है, और मशीन गन जैसे होती है, मशीन गन जो होती है उस तरह के उनके होंठ हैं, चलते हैं तो ऐसा लगता है मशीन गन चल रही है। उनकी लिपस्टिक की तारीफ, उनके हुस्न की तारीफ। अरे मेरे भाई, तो एक बड़े बेटी का, यानी शादीशुदा बेटी का, शादीशुदा बेटों का बाप है, और इस तरह की बातें एक नौजवान लड़की के साथ कर रहा है कि उसके होंठों की तारीफ, उसके कानों की, उसके गालों की तारीफ, उसके बहुओं की तारीफ और उसके जिस्म की तारीफ कर रहे हैं आप। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही खतरनाक बात है और उनकी नीयत खराब हो गई है। जैसा अभी ये जो व्हाइट हाउस है वहाँ पे बैठ के पॉलिटिकल जो है ना डिप्लोमेसी, दुनिया की चीज़ें चलाने के बजाय ये जो है ना हुस्न परस्ती, हुस्न की तारीफ, ऐसे बातें वो कर रहे हैं बैठ के, तो इससे अंदाजा लगाइए कि उनकी ज़हनी अभी जो कैफियत है क्या है उनकी। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रंप कोई बावेखार बिजनेस नहीं करते थे, बल्कि धंधा किया करते थे। कैसीनो जिसे कहा जाता है, जुबे खाना जिसे कहा जाता है, और जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन आम होते हैं, वो उनका कारोबार हुआ करता था ट्रंप का। आप देख लीजिए, उनके बारे में रिसर्च कीजिए तो पता चलेगा। लेकिन वहाँ पर वो कोई बुराई नहीं है, प्रोस्टिट्यूशन कोई बुराई नहीं है, वहाँ पर कैसीनो कोई लानत नहीं है, और शराब मंच की कोई अहमियत भी वहाँ नहीं है। यानी बुराइयों को, यानी वहाँ पर मोतबरी की, महजब होने की अलामत समझा जाता है। कोई कोई ऐब की बात नहीं है उनके लिए, ये जो है ना सोसाइटी का एक हिस्सा है, उनके लिए कोई ऐब की बात नहीं है। उन्होंने खुद अपनी बेटी के बारे में कुछ अजीबोगरीब ख्याल जाहिर किए थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई बुरी बात नहीं है, उनके पास कोई म्यार है ना कोई स्टैंडर्ड है, इस किस्म की लोग बातें करते हैं। यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ और ख़ासतौर पे अमेरिका और ख़ासतौर पे अब ये जो ट्रंप की जो बात चल रही है, इनके पास तो ऐसे ही वैल्यूज़ हैं उनके, कोई मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि ये शख्स ऐसा है जो है ना। जी। तो अजीब व गरीब बातें करने में तो माहिर है, आपको तो मालूम है कैसी कैसी बातें करते हो हर थोड़ी इनको जो है ना। जी। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए, बेटी के बारे में भी उन्होंने बातें की थी, यानी उनके जिस्म के बारे में तारीफ की थी। अरे मेरे भाई, इस तरह बात नहीं करते। जी। और मैं समझता हूँ कि इंसान का जहन जो है वो पाकीज़ा होना चाहिए, उसकी सोच फिक्र पाकीज़गी का मظहर होना चाहिए। और जब वो बात करे तो बहुत ही सोच समझ करके, आप तो अमरीकी सदर हैं और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो तो बहुत ही डेंजर होती है। आप एक पहली बात करते हैं कि हिंदुस्तानियों को निकाल दिया जाए, अब वहाँ पे उनका एक बयान आता है गोल्डन कार्ड, ट्रंप गोल्डन कार्ड, उसके तहत वो कहते हैं कि जो अमरीकी कंपनीज़ हैं वो हायर कर सकती हैं। और ख़ास तौर पर 2 मुल्कों के तलबा का उन्होंने नाम लिया, एक हिंदुस्तान और दूसरा चीन, और उन्होंने ये भी
कहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वो कम से कम 4-5 ऐसे अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बावखार यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ से ज़बरदस्त टैलेंट निकलता है और हिंदुस्तानी और चीनी तलबा की वहाँ अक्सरियत है। और वो कहते हैं कि ये इन तलबा को MS करने के बाद या आला तालीम हासिल करने के बाद हिंदुस्तान जब वापस होते हैं या चीन वापस होते हैं तो उन्हें चीन और हिंदुस्तान वापस होने की बजाय ये जो कंपनीज़ है उन्हें उनको हायर कर लें। और उनके लिए उन्होंने ये नया वीज़ा प्रोग्राम शुरू किया है, यानी ट्रंप गोल्डन कार्ड शुरू किया है। कंपनीज़ इस तरह के जो तलबा हैं जो गैर मामूली सलाहियतें रखते हैं, टैलेंट है, उन्हें हायर कर सकते हैं। जी हाँ, जैसा अब ये सबसे बड़ा तो हथियार उन्होंने कहा है कि टैरिफ मेरी तलवार है, इस वक्त चल रही है। कभी ये कह रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं। टैरिफ के बारे में उन्होंने कहा है कि चमक के उठना नींद में से, ऐसा मैं टैरिफ लगा रहा हूँ जो है ना, लोग जो है ना कंट्री है ऐसे टैरिफ के बारे में जी क्या बातें करते हैं पता नहीं है वो कुछ भी नहीं। ये अमरीकी जो शहरी वालों को एहसास नहीं होता कि हमने किस तरह एक शख्स को सदर बना दिया है। अफसोस का मुकाम है, देखिए इतना सुपर पावर है, सारी इन्हें उसके हाथ में न्यूक्लियर बटन्स है, वैसे शख्स को ला के आप जो है ना व्हाइट हाउस में बिठाते हैं जो स्टेटमेंट तक देने के काबिल नहीं है, अजीब अजीब बातें करता है, लोग हंसते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी ज़बान भी लैंग्वेज उसकी, और वो कभी कभी सो भी जाता है, बैठे बैठे आग लग जाती है उसकी, जो है ना उम्र का तकाजा भी इतना हो चुका है उसका कि अब लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है कि एक मरतबा उन्होंने कहा था कि बिहार की सड़कों को हिमा मालिनी के गाल की तरह बना दूंगा, तो इस कदर उस पर वहाँ चीख पुकारो की गई। अब उन्होंने कहा है कि इसके जो होंठ है, अमरीकी जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उनके जो होंठ है, कैरोलाइन कैविट उनका नाम है, उनके जो होंठ है वो एक मशीन गन की तरह चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, देखने को दिल करता है। अरे ये क्या है भैया कहाँ बैठे हुए हैं आप, व्हाइट हाउस में बैठे, दुनिया की डिप्लोमेसी चला रहे हैं, वर्ल्ड की जो सुपर पावर है, और इस किस्म की जो है ना वहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं आप, जो है ना कम से कम प्राइवेट तो रखिए ऐसे बातों को, जो है जी खुलेआम आप जो है ना मीडिया के सामने ला के इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब देखिए हिलरी क्लिंटन के जो शौहर है बिल क्लिंटन, उन्होंने भी प्राइवेट रखा था, लेकिन बाद में मोनिका लेविंस्की ने जब बिल क्लिंटन ने नेतन्याहू की बात नहीं सुनी तो फिर वो कपड़े मंजरेआम पर लाए जिस पर कई धब्बे थे, कई दाग थे। मैं समझता हूँ कपड़ों पे और धब्बों पे, और ये दाग वो धब्बे नहीं थे बल्कि उनके किरदार पे धब्बे लगा दिए थे, दाग लगा दिए गए थे। उनके बाज़ाब्ता जो है ना, उनके बाज़ाब्ते माफ़ी मांगनी पड़ी उनको आखिर में, जो है ना उनके जब प्रूफ आ गया तो बड़े शर्मिंदा हो गए, उनकी बीवी से भी उन्होंने माफ़ी मांगी। तो उनको जो है ना जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो इस तरह से वो लोग ब्लैकमेल करते हैं वहाँ पे। ये बहुत ख़तरनाक बात है। तो बहरहाल आप देखेंगे कि किस तरह की हरकतें हो रही हैं। लेकिन नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूँ कि राहुल गांधी से है। राहुल गांधी ने जिस अंदाज़ में अमित शाह को परेशान किया है पार्लियामेंट में, ऐसा लग रहा था कि अमित शाह के डग गिर गए हैं। यह हैदराबादी महावरा है, यानी वो पस्त हो गए हैं, पस्त हिम्मत हो गए हैं। और आपको ये बता दूं कि राहुल गांधी ने वादे तौर पर कहा है कि अमित शाह का जो रद्द-ए-अमल है, जो रिएक्शन है, ये डर का रिएक्शन है सॉरी, ये डर का रिएक्शन है, ये खौफ का रिएक्शन है, ये किसी के दबाव में काम करने का रिएक्शन है, इस तरह की बात की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अमित शाह उनकी बातों पर, उनके जो चैलेंज पर कांपने लगे थे, उनके हाथ शेक होने लगे थे। अब अंदाजा कीजिए किसी शख्स के हाथ शेक होते हैं और अल्फाज अदा नहीं होते ज़बान से सही तौर पर, तो समझिए कि वो बीमार है, ज़हनी तौर पर भी बीमार है, जिस्मानी तौर पर भी बीमार है और बौखलाहट का शिकार है। अब देखना यह है कि अमित शाह किस बीमारी का शिकार है, किस बौखलाहट का शिकार है और वो क्या चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह कहा है कि उनके हाथ शेक हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि राशिया है आ गया है, तो कुछ ना कुछ दाल में काला है। लेकिन वैसे भी अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो एक अजीब गरीब बीमारी में मुब्तला है, लेकिन कौन सी बीमारी में मुब्तला है इस बारे में कोई इंकिशाफ नहीं हुआ है। बहरहाल जब तक जिंदगी है इंसान रहता है, चीखता है, चिल्लाता है और साजिशें रचता है, मुसलमानों को सताता है, अक़लियतों को तबाह व बर्बाद करता है, फिर जहर उगलता है, इश्तालंगेज़ी करता है और फिर जब मौत उसे पकड़ लेती है तो ना वो हिल सकता है, ना जुल सकता है, ना बोल सकता है और फिर उसका जो हशर होता है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जी हाँ बिल्कुल। देखिए सुम्मे बड़ा तो इनको बीमारी है कि जहर भरा हुआ इनके माइंड में, फिरका परस्ती का। अच्छा, फिरका परस्ती की बीमारी है। बीमारी सुम्मे पहली तो ये बीमारी है इनमें, ये बीमारी कोई लोग निकालना नहीं चाहते, जिसकी वजह से सारे जिस्म में फैल गया असर उसका, तो किसी को फेस नहीं कर सकते और सच बात को, कड़वी बात को फेस नहीं कर सकते लोग, हैबत कांपना लग जाते हैं, जो है ना। जैसा कि हमारे वज़ीर आज़म कभी फेस नहीं करते, कोई इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस ना बुलाते हैं, ना किसी को बात करते। अरे आपको अगर उतने सच्चे हैं तो बुलाइए ना, सुनिए इन्हें, कम से कम जो सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, जवाब दीजिए। तो जब वाक़ई मालूम होगा कि आप जो है ना बिल्कुल फेयर हैं, आप बिल्कुल ऑनेस्ट हैं और आप डरने वाले किसी से नहीं, डर किस बात का है भैया आपको, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात है इसके से आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, डर रहे हैं, खौफज़दा हैं आप, प्रेस से खौफज़दा हैं, मीडिया से खौफज़दा हैं आप। तो ये लोगों की फितरत है, रियासा भी कई ज़माने से चल रहा है लोगों को जाना, और ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। नाज़रीन आपको बता दूं कि आलम अरब में मराकश का बहुत अहम
किरदार होता है। मराकश का एक मुकाम है फ़ेज़। फ़ेज़ में आपको बता दूं कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कायम की गई थी, जिसकी जानिब से डिग्रीज़ जो होते हैं, आजकल जो डिग्रीज़ होते हैं वो जारी किए गए थे। और इस सिलसिले में यूनेस्को हो या फिर गिनीज़ बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, उन यानी गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी ये तस्लीम किया है कि ये दुनिया की कदीम यूनिवर्सिटी है और ऐसी यूनिवर्सिटी जो ओल्डेस्ट डिग्री ग्रांटिंग यूनिवर्सिटी है ये। तो अब वहाँ आप देखेंगे फ़ेज़ में, मराकश के फ़ेज़ में एक हादसा पेश आया। 2 इमारतें वहाँ पर गिर गई और एक इमारत के छत पर कोई तकरीब मुनक़िद हो रही थी, दूसरी इमारत तो का छत जो था वो खाली था। लेकिन 2 इमारतें मुनहदिम होने के नतीजे में 22 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 16 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो बहरहाल हम यूनिवर्सिटी की अगर बात करते हैं तो नाज़रीन आपको बता दूँ कि आज ये अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ को कदीम यूनिवर्सिटीज़ में शामिल किया जाता है। हमारे खुद मुल्क की जो यूनिवर्सिटीज़ है, बाद यूनिवर्सिटी उससे बहुत ज़्यादा कदीम करार दिया जाता है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी हकीकत में यूनिवर्सिटी की शक्ल में जो कदीम यूनिवर्सिटी है और जिसने दुनिया भर में ग्रेजुएट्स को, और ख़ास तौर पर जो मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, मेडिकोज होते हैं, जब तिब की तालीम मुकम्मल करते हैं तो उन्हें डिग्री दी जाती है। चाहे हमारे पास आप MBBS की डिग्री देखेंगे, MD की देखेंगे या फिर दूसरे डिग्रीज़ देखेंगे। ख़ास तौर पर आयुष के जो कोर्सेज होते हैं, BOMS है, BAMS है, BHMS है और दूसरे जो कोर्सेज है उसकी डिग्रीज दी जाती है। ये आपको बता दूं कि बहुत नई बात है, ये ताज़ा बात है। लेकिन 2 बहनों ने, जिसमें से एक बहन का नाम है फ़ातिमा अल फ़िहरी। ये फ़ातिमा अल फ़िहरी ये लोग रहने वाले थे, आपको बता दूं कि कहाँ, ये त्यूनिस के रहने वाले थे। त्यूनिस के मुकाम है कोयनीन जी। तो वहाँ पर खुरवीन नाम है उसका, खुरवीन के रहने वाले थे। तो बहरहाल इनके वालिद यानी वर्षा में इनको जो मिला था, यानी आप देखेंगे बच्चों का जो हक़ होता है इस्लाम में, बेटियों का हक़ होता है, तो जो जायदाद बेटियों को मिली थी, 2 बेटियों को, तो उन लोगों ने अलग अलग काम किए। तो बहरहाल उसमें एक बेटी थी फ़ातिमा अल फ़िहरी। फ़ातिमा अल फ़िहरी ने तकरीबन 859 में में एक यूनिवर्सिटी कायम की। पहले तो एक मदरसा कायम किया, फिर यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, और एक तो पहले बहुत अजीम शान मस्जिद तामीर की, फिर मदरसा तामीर किया। वो मदरसा यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार किया गया और एक अजीम शान मस्जिद के साथ साथ एक अजीम शान मदरसा, वसी व अरीज़ जो लाइब्रेरी थी, कुतुबखाना था, आज भी उसकी तारीफ़ की जाती है और आज भी वो कायम है और कंटिन्यूसली वो काम कर रही है यूनिवर्सिटी। कहीं वक्फा नहीं आया, कभी उसे बंद नहीं करना पड़ा। तो बहरहाल एक खातून जो उसे वर्षा में पैसा मिलता है, अपने उस पैसे को मिल्लत की तरक्की के लिए, मिल्लत कौम की बच्चों के को तालीम से आरास्ता करने के लिए वक्फ कर देती है। फ़ातिमा अल फ़िहरी, आज भी उनका नाम लोगों के लोगों के ज़बान पर है, लोगों की यादों में है। तो बहरहाल ये यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी ऑफ खुरवीन कहा जाता है, खुरवीन यूनिवर्सिटी कहा जाता है, इस सिलसिले में हम आपको फ़ेज़ में ही वाक़ है ये बताना चाहते हैं। क्योंकि सिद्दीक़ साहब हमने ये फ़ैसला किया है कि अपने प्रोग्राम में हमारे जो नाज़रीन हैं और सियासत TV के जो नाज़रीन हैं, सियासत अखबार के जो क़ारीन हैं, उन्हें अपने मुसलमानों की जो तारीख़ है या हिंदुस्तान की जो तारीख़ है, अपने मुल्क की जो तारीख़, अपने मज़हब की जो तारीख़ है, और जो हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं या फिर दानिश्वर है या मुसन्निफ़ है, मुसन्निफ़ीन हैं, उनके बारे में वाकिफ़ करवाएँ, तारीख़ के बारे में वाकिफ़ करवाएँ। बिल्कुल, ये हमारा जो है ना विरसा आप कह सकते हैं, कल्चरल जो है ना विरसे से वाकिफ़ कराएं, ये हमारा फ़र्ज़ है। वरना अदरवाइज़ जो है ना ये जनरेशन जो है ना वो उसको कम्प्लीटली फरामोश कर देगी, भूल जाएगी। जी। तो ये बिल्कुल बताना चाहिए कि कितना दरख्शां जो है ना विरसा हमारा हुआ करता था, तारीख़ी विरसा, उसके बारे में वाक़फ़ियत कराना नई जनरेशन को बहुत ज़रूरी है रियासत में। अच्छा सिद्दीक़ साहब, आप देखेंगे कि अक्सर जो बैरूनी ममालिक होते हैं, ख़ासतौर पर आप मगरबी ममालिक की बात करते हैं, तो वहाँ ये कहा जाता है कि झूठ का चलन नहीं है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे दूसरे ममालिक हो, वहाँ झूठ को पसंद नहीं किया जाता और जाली जो काम किए जाते हैं उसे भी पसंद नहीं किया जाता। लेकिन आप देखेंगे कि टोनी ब्लेयर अमेरिका बरतानिया का साबिक़ ये वज़ीर आज़म रहे हैं, और आपको ये भी याद होगा कि उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया था, उन्होंने ये बबांग दहर कहा था कि इराक़ में सद्दाम हुसैन की क़यादत में जो हुकूमत काम कर रही है उसने आम तबाही के हथियार तैयार कर लिए हैं और इसराइल को उससे ख़तरा लाहक है। तो ऐसे में आप देखेंगे फिर बाद में उन्होंने कहा, जब जंग हो गई, सद्दाम को शहीद कर दिया गया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि, और यहाँ तक कि जो इराक़ के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, माहिरीन तालीम थे, इंटेलेक्चुअल तबका था, दानिश्वर तबका था और डॉक्टर्स थे, बड़े बड़े सर्जन्स थे, उन्हें कत्ल किया गया मोसाद की जानिब से और CIA की जानिब से। तो उसके और लाइब्रेरीज़ को जला दिया गया
गया, तारीखी जो हेरिटेज बिल्डिंग्स थे उसको तबाह व बर्बाद कर दिया गया, खजानों को लूटा गया। उसके बाद टोनी ब्लेयर ने कहा कि मैंने झूठ बोला था। ये झूठा जो है आप देखेंगे कि किस तरह एक मुल्क को, एक कौम को, एक तहजीब व तमद्दुन को तबाह करने में इसका झूठ काम आया है। तो आपने देखा कि मुस्लिम ममालिक ने एहतजाज किया कि गजा पीस बोर्ड जो बनाया जा रहा है उससे इस झूठे को निकाल फेंका जाए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स रियाज साहब, ये जो जंग लड़ी गई थी ना इराक की, पूरी झूठ पे मबनी थी। जी जी, बुश और ये ब्लेयर मिल के जो लड़े हैं जी जी, ये बिल्कुल जो है ना झूठी जंग थी बिल्कुल, और तबाह बर्बाद करके आप कह रहे हैं कि देखिए आप मजाक, ये मजाक बन गया आपके लिए कि चलो गलती से कर दिए। अरे आप मिलियंस ऑफ लोगों को ख़त्म करके, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, मुल्क को तबाह बर्बाद करके, उसके सदर को मार के फांसी दे के आप कह रहे हैं कि नहीं कुछ भी नहीं था, गलती होगी। जी जी, कितना भोंडा मजाक है आप, यानी रेप करके आप कहेंगे सॉरी बोलेंगे। बिल्कुल सर, वैसी बात होगी ना। जी जी, तो वैसे शख्स को आप पीस प्लान में शामिल करते हैं। जी जी, यानी कातिल है वो एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। और वैसे भी आप देखेंगे टोनी ब्लेयर का जब झूठ का खुद उसने इतराफ़ कर लिया था तो आपने देखा कि दुनिया भर में उन्हें टोनी ब्लेयर की जगह टोनी लायर कहा जा रहा था, यानी टोनी झूठा कहा जा रहा था, दरोगो कहा जा रहा था, और जिसने एक मुल्क, एक तहजीब का खात्मा करने में बहुत ही मुआंदना किरदार और मज़मूम किरदार अदा किया। बिल्कुल रेगुलर तरीके से, बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म तरीके से जो है ना उसको ख़त्म किया गया, वहाँ की तहजीब को, वहाँ की हर चीज़ को जो है ना वहाँ पे। जी जी, तो बहुत बड़ा रोल रहा है बुश का और ये शख्स का जो है ना, दोनों का जो है ना। लेकिन तारीख कभी इन्हें माफ़ नहीं करेगी, ये बात कभी नहीं। गवाह है, तारीख गवाह है, इनकी जो झूठ, इनकी जो बदमाशियाँ हुई हैं, जो मुल्कों पे तबाह बर्बाद है, लोगों को कत्ल-ए-आम किया गया, वहाँ पे जो नुकसान पहुँचाया गया, ये कभी भी जो है ना तारीख कभी भुला नहीं सकती, ये जो जुल्म किए लोग। अच्छा, जब हम तारीख़ की बात करते हैं तो हम लिए चलते हैं कुवैत। कुवैत में आपको बता दूं कि कुवैत में एक ऐसे आलिम हैं, बहुत ज़्यादा दर्जनों किताबों के मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने दर्जनों किताबें लिखी हैं, तारिक़ अल-सुवैदन। और आपको बता दूं कि कुवैत में तारिक़ अल-सुवैदन और दीगर ऐसे लोगों की शहरियत मनसूख कर दी गई है जिन पर जो इल्ज़ाम आयद किए गए हैं वो तो नामालूम है कि आखिर किस वजह से उनकी शहरियत मनसूख की गई है। लेकिन कुवैत की अल-यौम सरकारी गज़ट ने तारिक़ अल-सुवैदन और दूसरे जो लोग हैं उनकी शहरियत मनसूख किए जाने की इत्तला दी है। और ये भी कहा है, बाज़ जगह तो यह है कि फ्रॉड और फॉर्जरी जो होती है, यानी नकली जो चीज़ें तैयार की जाती है, फॉर्जरी, धोखाधड़ी और फ्रॉड के ज़िमन में इस इस्लामिक स्पीकर की शहरियत मनसूख की गई है। और हालांकि वो दर्जनों किताबों के मुसन्निफ़ हैं, दर्जनों किताबें लिखी है, और 2022 से लेकर 2022, 2023, 2024 में उन्हें आलम इस्लाम की 562 शख्सियतों में शामिल किया गया। यानी मुसलसल 3 बरस वो आलम इस्लाम की 62 शख्सियतों में शामिल रहे। इसके अलावा सुवैदन के बारे में कहा जाता है कि वो गल्फ़ इनोवेशन ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं और टीवी होस्ट भी हैं, या पूरे एक प्रोग्राम की मेज़बानी भी करते हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जो कुवैत के जो अमीर हैं शेख मशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा, उन्होंने कुवैत की पार्लियामेंट को भी तहलील कर दिया था। तो बहरहाल वहाँ हो सकता है क्योंकि जमहूरियत के लिए इक़दामात किए जा रहे हों, लेकिन इस तरह जो अहम शख्सियतें हैं, उलमा हैं, अगर उनकी शहरियत मनसूख की जाती है तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ये रियासत एक्चुअली ये होता क्या है, नज़रियात की लड़ाई है। अच्छा, इन्हें अगर इनके ख्यालात, नज़रियात अगर हुकूमत की पॉलिसीज़ नहीं मिलते हैं तो फ़ौरन से जो है ना इनको हटा दिया जाता है या क़ैद कर दिया जाता है। जनरली ऐसा होता है। तो वहाँ पर जो है ना हो सकता कुछ वो बात करे होंगे, तकरीर करे होंगे, जो हुकूमत के जो ख्यालात है उससे मुताबिक नहीं पाती होगी, तो लिहाजा जो है ना उनकी शहरियत मनसूख कर दी गई। जी, एक ही नहीं बल्कि कई लोगों की गई है, और ख़ासतौर पर बाद औरतों की भी की जा रही है जिन्होंने अपने बेवा होने के बाद दूसरों से शादी कर ली थी। तो वहाँ अपने अपने ममालिक के क़वानीन होते हैं, क्योंकि अगर आप दूसरे मुल्कों के मर्दों से शादी करते हैं तो वो कबूल नहीं करते, अगर औरतों से शादी करते हैं तो वो कबूल किए जाते हैं। जैसे मुत्तहिदा अरब इमारात में देखिए कि बेशुमार गैर मुल्की औरतें वहाँ के मुकामी लोगों की बीवियाँ हैं और उनके से बच्चे भी पैदा हो गए हैं, और वो उन्होंने अपने आप को वहाँ की तहजीब, मुकामी ज़बान व बयान में ढाल लिया है। सही है, बिल्कुल अडॉप्ट कर लिए। तो ये जो है ना वहाँ की अपनी अपनी पॉलिसी थी, उस पर अमल पैरा होना पड़ता है। तो उनका मसला है, उनकी पॉलिसी है, वो लोग किए होंगे, लेकिन अब हम उसमें बोल नहीं सकते कि कितना रीज़नेबल है, कितना सही है, कितना झूठ है, कहाँ क्यों करें, हम नहीं बता सकते इसके लिए। एक और ख़बर की जानिब नाज़रीन हम लिए चलते हैं। SPR ग्राउंड हिल्स रहमत नगर, यह इलाका हैदराबाद में आता है, और आपको ये बता दूं कि आतिशदगी का एक वाक़या वहाँ पर पेश आया। 3 कारें और 1 ऑटो जलकर खाकस्तर हो गए हैं, और क़रीब में जो गाड़ियाँ ठहराई गई थी उनसे भी नुकसान पहुँचा है, पार्क की गई गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है। फायर ब्रिगेड ने आग पर तो काबू पा लिया, और पुलिस अब CCTV कैमरों का जायज़ा ले रही थी आखिरी इत्तलात आने तक, और ताकि उसकी
उसकी आग जो भड़क उठी उसकी वजूहत का पता चलाया जा सके। अब देखिए क्योंकि बाद मरतबा शॉक सर्किट से भी आतिशबाजी का वाक़या पेश आता है। जी जी, कई वाक़ात ऐसी हो रहे हैं, शॉर्ट सर्किट से होता है ये जो है ना, जो फैल जाती है जो है ना, तो ये हादिसा हम कह सकते हैं, हादिसाती है ये, बल्कि ये मतलब जानबूझ के नहीं किया जाता, हादिसाती तौर पे में एहतियात तो करनी पड़ती है कि एहतियात कर लें, लेकिन फिर भी जो है ना ये चीज़ें होती हैं जो है ना, इसको आप फरामोश नहीं कर सकते। अच्छा, सर्दी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि अब महकमे मौसमियात है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आइंदा 3 दिनों तक रियासत में बहुत ज़्यादा सर्दी रहेगी, सर्दी की लहर रहेगी, लोग काफ़ी परेशान हैं। लोग अब देखिए सर्दी ज़्यादा होती है तो परेशान हो जाते हैं, बारिश ज़्यादा होती है तो परेशान हो जाते हैं, या फिर गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर उनका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। लेकिन जहाँ तक सर्दी का सवाल है, आप देखेंगे कि ये कहा गया है कि सर्दी शिद्दत इख्तियार कर गई है बहुत ज़्यादा। 10 और 11 दिसंबर की दरमियानी शब तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी ही सर्दी की बात की गई है, और ख़ास तौर पर मोइनाबाद जो है वो सबसे ज़्यादा सर्द इलाका करार दिया गया है, जहाँ पर दर्जा हरारत 5.5 डिग्री सेल्सियस था। इसी तरह अगर आप दूसरी नंबर की बात करते हैं तो पटनम जो है वो वहाँ पर सर्दी की शिद्दत या टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया वो तकरीबन 6.6 यानी 6.6 था डिग्री सेल्सियस था। तो GHMC के जो इलाके हैं वो फिल वक्त सर्दी के शिकंजे में हैं, सर्दी के लहर में हैं। और तीसरे नंबर पर श्रीरंगमपल्ली जो है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इलाका, वहाँ पर 7.1% दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। और किशन बाग, चार मीनार और बाद ऐसे इलाके जहाँ पर ओपन एरियाज होते हैं और जंगलात यानी दरख्त ज़्यादा होते हैं या खुले इलाके होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। बिल्कुल जो है ना, ये अब ये सीज़न है साहब, आप बोल नहीं सकते, ये तो सीज़न है, उसके हिसाब से होती है। और थोड़ा बहुत असर शुमाली हिंद का भी इधर आता है, जो शुमाली हिंद में भी जब बर्फ़ पड़ती है, सर्दी पड़ती है, तो उसके असरात भी इधर ज़ाहिर होते हैं अक्सर। जी। तो मौसम है ये तो जो है ना, वैसे चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर्दी भी बहुत ज़्यादा हुई, तो ये उसके हिसाब से नॉर्मल है, मतलब कोई वो नहीं, हम इसको कहते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ है ना। जी। लेकिन आप राजेंद्र नगर की बात करते हैं तो 8.3, जबकि मौलाली की बात करते हैं तो ये 8.9, और गच्चीबौली 10.6, खुतबुल्लापुर जो है वो 10.7, और चारमीनार 12 डिग्री सेल्सियस वहाँ का दर्जा हरारत रहा है। आप देखेंगे कि कई मुकामात पर लोग आग तप रहे हैं, यानी आग जलाकर गरीब लोग जो हैं आग तप रहे हैं। और बाज़ मैं समझता हूँ कि हम सलाम करते हैं उन लोगों को जो शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर घूम फिर कर वहाँ गर्म मलबूसात गरीबों में तकसीम कर रहे हैं, और ब्लैंकेट्स जो होते हैं, कंबल जिसे कहा जाता है, वो तकसीम कर रहे हैं सिर्फ अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, बहुत ही है ना, ये मतलब खैर खैरात करते हैं इस मौसम में जो है ना, फ़ायदा लेते हैं गरीब लोग। अक्सर आप देखेंगे फुटपाथों पे इतने गरीब लोग लेटे रहते हैं, उनके लिए कोई शेल्टर नहीं है उनके लिए प्रॉपर। तो वैसे लोगों को जो है ना, लोग देखे ना सवाब जो है ना बांट रहे हैं लोग, बहुत अच्छी बात है ये रहना चाहिए जज्बा, मेरे ख्याल से इंसानी जज्बा हमदर्दी का रहना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन, अगर आप मुत्तहदा अरब इमारात की बात करते हैं तो मुत्तहदा अरब इमारात अपने ज़ीरो क्राइम रेट के साथ साथ ज़ीरो यानी फ्री टैक्स के मामले में, टैक्स फ्री के मामले में बहुत ज़्यादा शोहरत रखता है। अमरीकी शहरी भी अब मुत्तहदा अरब इमारात मुंतकिल होने लगे हैं, यहाँ तक कि वो वहाँ पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तानियों का तो जवाब ही नहीं है। हर हिंदुस्तानी जो बीजेपी का भी चाहने वाला है, और कई ऐसे सरमायाकार है जो बीजेपी के हामी हैं, RSS के में हामी हैं, वो भी दुबई का रुख कर रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा है कि हिंदुस्तान में टैक्स जो निज़ाम है उसने इंसानों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। ना आप बाहर से ज़्यादा सोना ला सकते हैं और ना ही आप ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। हिसाब किताब बनाना पड़ता है, फिर बिजनेस को देखा जाता है। तो बहरहाल दो हाथों से हुकूमत सनतकारों से लेकर सनती घरानों से लेकर छोटे छोटे दुकानदारों को भी लूट रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अपोजिशन कायदीन कहते हैं। तो बहरहाल यूएई में आप देखेंगे कि वहाँ हर चीज़ कायदे में है, टैक्स फ्री है कंट्री, वो 0% जो है क्राइम रेट है, 0% यानी 0 क्राइम रेट है। तो अब वहाँ लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये दुबई अमेरिका की तरह क़वानीन भी अपनाएं, और वहाँ पर आप देखेंगे कि किस कदर अमन है, किस कदर चैन है। कोई मजहबी बुनियाद पर लोगों को तकसीम नहीं कर सकता, कोई जहर नहीं फैला सकता। जैसा यहाँ देखेंगे चीफ मिनिस्टर आसाम मुसलमानों के खिलाफ बकवास करते हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ उनसे आगे निकल जाते हैं। बीजेपी में कई ऐसे लीडर हैं जो मुसलमानों के कत्लेआम की बात करते हैं, कई ऐसे नाम नेहात खुद साख्ता सो
ऑल्ड जो हैं वो बाबा हैं जो मुसलमानों को कत्ल करने की बात करते हैं, मुसलमानों की इज्जत, औरतों की इज्जतें लूटने की बात करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मोदी जी खामोश रहते हैं। अमित शाह वजीर दाखिला होने के बावजूद भी तासुब और जानिबदारी का मुजाहरा करते हैं। और खुद राहुल गांधी ने यह कहा है कि मोदी आरएसएस का एजेंडा की तकमील कर रहे हैं। तो बर इस तरह की नाइंसाफ़ी, तासुब, जानिबदारी और हुकूमत के इशारों पर नाच ना करना, ये मैं मरकज़ी एजेंसियों के बारे में कह रहा हूँ, मैं ही नहीं कह रहा हूँ बल्कि शरद पवार जैसे कायदीन, अपोजिशन कायदीन यही कहते हैं कि जितने भी मरकज़ी एजेंसियाँ हैं, चाहे वो इवन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो, CBI हो, या फिर आप देखेंगे कि NIA हो, तमाम के तमाम इलेक्शन कमीशन हो, तमाम के तमाम हुकूमत के इशारों पर नाच रहे हैं। और राहुल गांधी ने तो पार्लियामेंट में भी ये बात कही है और चैलेंज कर दिया अमित शाह को, और अमित शाह उसके बाद अजीब गरीब बातें करने लगे हैं। लेकिन हम दुबई की बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तानी हुकूमत को, खासतौर पर मोदी को और अमित शाह को मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा अरब इमारात से सीखना चाहिए, क्योंकि मोदी जी अरब ममालिक का बहुत ख़ास तौर पर दौरे करते हैं, एहतमाम करते हैं। अब ओमान भी जा रहे हैं, मस्कत सल्तनत, हाँ ओमान भी जा रहे हैं, जॉर्डन यानी उर्दून भी जा रहे हैं, तो इथोपिया भी जा रहे हैं। तो उन्हें मुत्तहिदा अरब इमारात से सीखना चाहिए कि किस तरह लोगों को फ़िरका परस्ती की गंदगी से, फ़िरका परस्ती की गिलाजत से, फ़िरका परस्ती के वायरस से लोगों को बचाया जाता है, वहाँ मगर साफ़ सुथरा माहौल रखा जाता है। आज हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जो हमारे हैं वो बात करते हैं माहौलियाती और हिद्दत की, मौसमी तब्दीलियों की और पोल्यूशन की बात करते हैं। उन्हें पोल्यूशन के बजाय ये जो गिलाजत फैल रही है फ़िरका परस्ती की या कम्युनल फिल्थ जो फैल रही है, उसके खिलाफ बात करनी चाहिए, उसके खिलाफ इक़दाम करने चाहिए। वरना जहाँ पर इंसाफ का कत्ल होता है, जहाँ पर तासुब व जानिबदारी का बर्ताव रवा रखा जाता है और मुसलमानों का कत्ल किया जाता है, तो समझिए वहाँ हालत किस कदर ख़राब होती हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हम चलते हैं सिद्दीक़ साहब से और पूछते हैं सिद्दीक़ साहब, वहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर कोई गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम हो जाता है, सयाहती वीज़े पर जाकर वहाँ काम करता है, तो उस पर 10,000 दरहम जुर्माना आयद किया जाएगा। अगर वो उससे कोई पनाह देते हैं, उसे मुलाजिमत देते हैं, तो फिर उन पर 50,000 दरहम जुर्माना आयद किया जाएगा। जी, बल्कि ये भी कहा जा रहा है या सब के अगर ड्रग्स वगैरह का कोई केस है तो उसको 5 साल की सज़ा और जो है ना कितने कुछ हज़ार रियाल बोल के ऐसा नया कानून उन्होंने बनाया है। जी। लेकिन कुछ भी आप ये बोल सकते हैं कि हालांकि छोटी स्टेट है, पर लॉ एंड ऑर्डर जो वहाँ पे है, जो अमन कानून है, जो सुकून है वहाँ पे, तो आप उसकी मिसाल नहीं दे सकते जना। वो लोग जो बरक़ा रखे हैं लॉ एंड ऑर्डर को, हालांकि कई आज़ादियाँ हैं वहाँ पे, कई चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं फ्री, हर चीज़ मिलती है, अल्कोहल फ्री है वहाँ पे, सब यानी हर चीज़ मिलती है। उसके बावजूद भी ये लोग जो कंट्रोल में रखे लॉ एंड ऑर्डर, ये बहुत बड़ी तारीफ़ की बात। और देखिए जो इश्तिहार अंग्रेजी करते हैं उनको लात मार के निकाल देते हैं। बहुत ये नहीं, इतना स्ट्रिक्ट है लॉ एंड ऑर्डर कि वहाँ पे आप नहीं कर सकती। यहाँ पे जो हिंदुस्तान में जिस तरह की हरकत की जाती है वहाँ नहीं की जाती। फ़िरका परस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं है, हर एक के साथ इंसाफ है वहाँ पे, जो है ना हिंदू मुसलमान कुछ भी नहीं है वहाँ पे। जी, ये जो है ना, इसीलिए तो हमारे वज़ीर आज़म जाते रहते हैं ना ये अरब कंट्रीज़ को जाना। जी, वहाँ की इंसानियत देखना और सीखना चाहिए ना भी जाके। अच्छा, जाके बेचारे शेख ज़ायद मस्जिद का दौरा भी किए थे, लेकिन उसकी तशहीर नहीं किए, ज़्यादा नहीं किए। और वहाँ के बड़े बड़े सिविलियन अवार्ड्स भी मिलते हैं हमारे वज़ीर आज़म, मालूम है। फिर आगे आके वही फ़िरका परस्ती करते हैं, ये जाना अजीब गरीब इनकी पॉलिसी है जाने। बहरहाल शर्म तुमको मगर नहीं आती, पहले आती थी अब नहीं आती का ये कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि जो कम्युनल फोर्सेस है उन्हें शर्म आनी चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।